पाठ 16 विराम चिन्ह पंक्चुएशन। घोड़ों को रोको मत, जाने दो। इस वाक्य का अभिप्राय स्पष्ट न होने से अर्थ को समझने में त्रुटि होना स्वाभाविक है। हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति इस वाक्य का अर्थ अपनी इच्छानुसार समझ ले, अतः मन के भावों को भली भांति प्रकट करने के लिए विराम चिन्हों का ज्ञान होना आवश्यक है। विराम चिन्हों द्वारा भाव की स्पष्टता में पर्याप्त सहायता मिलती है। जैसे घोड़ों को रोको मत, जाने दो। घोड़ों को रोको मत, जाने दो। विराम का अर्थ है रुकना। लिखित भाषा में भावों के अनुसार हम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में रुकते हैं, कहीं अधिक समय के लिए तो कहीं कम समय के लिए। इन भावों को स्पष्ट करने के लिए विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। लिखित भाषा में विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं: पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, लाघव चिन्ह। पूर्ण विराम, किसी बात के पूरा हो जाने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह वाक्य की पूर्णता का बोध कराता है। जैसे अरुण पुस्तक पढ़ता है, मैंने गीता पढ़ ली है, राजू मसूरी गया है। ध्यान रहे, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है। अल्प विराम, पढ़ते या बोलते समय बहुत कम समय के लिए रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेहा, अंशु, अंजलि और अनीता आई हैं। रीना परिश्रमी है किंतु उसकी बहन आलसी है। अर्ध विराम, अल्प विराम से कुछ अधिक समय तक ठहरने के लिए जो चिन्ह लगता है उसे अर्ध विराम कहते हैं। जहाँ दो वाक्यों के अर्थ को उनके पास के संबंध से अलग अलग किया जाए वहाँ भी अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृतज्ञता मनुष्य का गुण है, कृतघ्नता दोष है। मणिक आज नहीं रुकेगा, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। इसका हिंदी में बहुत कम प्रयोग होता है। इसकी पूर्ति अल्प विराम द्वारा कर ली जाती है। जैसे राजेंद्र ने बस पकड़ी, स्कूल पहुंचा, उपस्थिति लगवाई, फिर कक्षा में गया। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? महात्मा जी किधर से आए? क्या आप आज मेला देखने जाएंगे? विस्मयादि बोधक चिन्ह, हर्ष, खुशी, शोक, दुख, विस्मय, आश्चर्य, ग्लानि, लज्जा आदि भावों को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनके आगे जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। जैसे वाह वाह, तुम्हारे भी क्या कहने, शाबाश, बढ़े चलो। निर्देशक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग प्रायः सूची इत्यादि से पहले किया जाता है अथवा किसी वाक्य के विवरण को लिखने में या जहाँ किसी विषय का उदाहरण प्रस्तुत किया जाए वहाँ किया जाता है। संवाद लेखन में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता में निम्नलिखित छात्र भाग लेंगे। सूची, रमेश तुम गिर कैसे गए? संवाद। योजक चिन्ह, जहाँ समस्त पदों के बीच संधि अथवा संयोग न हो वहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्त्री पुरुष, पद चिन्ह, काल रात्रि आदि। उद्धरण चिन्ह, वक्ता अथवा लेखक के कथन को पाठकों के सम्मुख यथावत रखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कबीरदास जी कहते हैं, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। विशेषतः हिंदी भाषा के अंतर्गत इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग भी देखने को मिलता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से उपनाम, पुस्तक के नाम आदि के लिए किया जाता है। जैसे बालकृष्ण शर्मा, नवीन। कोष्ठक,
वाक्य में प्रयुक्त कठिन शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए या दिए गए शब्द नाम आदि को स्पष्ट करने के लिए, नाटकों आदि में भावों का संकेत देने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसकी बुद्धि बड़ी स्थूल मोटी है। नेहा मुस्कुराते हुए, मैं कल अवश्य आऊंगी। लाघव चिन्ह, इसका प्रयोग शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज AIIMS, डॉक्टर डॉ, प्रोफेसर प्रो, पंडित पन इत्यादि। हम जान गए विराम चिन्ह। विराम का अर्थ ठहरना या रुकना। भाषा को लिखते समय जिन चिन्हों से रुकना प्रकट किया जाए, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह कई प्रकार के: 1 पूर्ण विराम, 2 अल्प विराम, 3 अर्ध विराम, 4 प्रश्नवाचक चिन्ह, 5 विस्मयादि बोधक चिन्ह, 6 निर्देशक चिन्ह, 7 योजक चिन्ह, 8 उद्धरण चिन्ह, 9 कोष्ठक चिन्ह, 10 लाघव चिन्ह।